मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। इस क्लास में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 4 की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो क्लास 9 10th के लिए टेस्ट सीरीज है। क्लास 9th और 10th के लिए ये टेस्ट सीरीज है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आप लोगों को हम टेस्ट सीरीज जो है, टोटल हम 52 टेस्ट सीरीज जिसमें 13 सभी सब्जेक्टों का होगा। 13 हिस्ट्री, 13 ज्योग्राफी, 13 इकोनॉमिक्स और 13 पॉलिटी का होगा। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये पूरा 13 जो है, इसमें से हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कुछ दे चुके हैं। मतलब अब तो रेगुलर आप लोग को देंगे हम टेस्ट सीरीज, डेली देंगे जब तक आप लोग का एग्जाम है। तो सबसे पहली बात कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप लोग अपना जो है ओपिनियन जरूर हमको दें कि कैसा साउंड, कैसी वीडियोस क्या है। तो अपनी ओपिनियन हमको जरूर दें। आपका फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं हमें। तो मेरे प्यारे छात्रों, दूसरी एक बात और भी है कि इससे आप लोग को पता है कि हर सेक्टर का होता है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी, सबसे 40-40 क्वेश्चन होता है। तो ये दो सेट तो हम आपको ऑलरेडी पहले से दे रहे हैं। अब ये दो चीज बच गया, ये दो भी आप लोग को आज से डेली मिलने लगेगा, ठीक है। तो आप लोग का जो है इसका टाइम हम आप लोग को फिक्स कर देंगे कि किस टाइम में आप लोग को ये वीडियोस डेली मिलेंगे। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, 111। देखिएगा, 111 से ये शुरू हुआ। इससे पहले क्या था कि आप लोग को पता है कि कोई दो सेक्टर से आप लोग को जवाब देना है, तो इसलिए 111 से शुरू है। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर का अर्थ क्या है? देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए 112 नंबर, 100 रुपए के नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 113 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? ये जा वैधानिक निगम, वैधानिक निगम। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 114 नंबर है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो कितने प्रमुख बैंकों का किया गया था? तो 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 115 नंबर मेरा है। 115 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वर्ष 21-22 के लिए निम्नलिखित मदों पर बिहार के कुल व्यय यानी राजस्व खाते का अवरोही क्रम में क्रम चुनिए। अवरोही, तो देखिएगा अवरोही क्रम में सबसे ज्यादा जो है सामाजिक सेवाएं, फिर सामान्य सेवाएं, फिर आर्थिक सेवाएं। सामाजिक, सामान्य और आर्थिक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 116 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है? तो ये हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की? राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की। ये हो जाएगा आपका बैंकिंग कंपनियां उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970। बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की चलेंगे। 118 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल है? किसमें ये शामिल है? तो ये आपका है निजी क्षेत्र। सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 19 नंबर का रहा है,
2017-18 से 21-22 तक बिहार प्रति व्यक्ति आय की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर 11-12 स्थिर कीमत पर क्या थी? दर क्या थी? तो क्या दर थी? तो 4.5। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे छात्रों, जब हम बोल रहे होते हैं तो 2-4-5 सेकंड का आपको क्वेश्चन से आंसर के बीच में गैप मिलता है, तो उस गैप में आप क्या करें, आंसर बनाएं खुद से और कमेंट बॉक्स में डालें आप अपना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश द्वारा जारी विश्व विकास रिपोर्ट में प्रति व्यक्ति आय मानदंड का उपयोग देशों को वर्गीकृत करने के लिए किया जाता है, तो क्या होगा? विश्व बैंक होगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर, आजादी के बाद से लेकर अब तक भारत में इनमें से कौन सबसे बड़ा कर सुधार हुआ? तो कौन सा है? वस्तु एवं सेवा कर। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, डैश में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। कब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होता है। डेट के साथ अगर कोई पूछे तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर, जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है रेपो रेट। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जिस शब्द के बारे में अक्सर समाचार में सुना जाता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है कृषि एवं किसान कल्याण से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 125 नंबर, 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फेमा एक पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? यानी फुल फॉर्म पूछा जा रहा है आपका फेमा का, FEMA। तो फेमा का पूर्ण रूप होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 126 नंबर, भारत के आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसे प्रधानमंत्री कौन थे? PV नरसिम्हा राव। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 127 नंबर, 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो कौन सा हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे छात्रों चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है 28, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडारण FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? तो निम्नलिखित में कौन शामिल है? विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां, हाँ ये होगा। सोना भी आता है और विशेष आहरण अधिकार SDR और आरक्षित किस स्थिति, ये चारों का चारों ऑप्शन आता है। यानी एक से अधिक आपका मिल जाए तो हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक मारते हैं? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। 29 में मेरा क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में कौन सी वित्तीय संस्था निवेशक के हित की रक्षा करती है और शेयर बाजार के मध्यस्थों के कामकाज को सुगम बनाती है? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सेबी। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर, 130 नंबर पे चलते हैं। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है? तो नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 100% है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाबार्ड का पूरा नाम क्या है? तो नाबार्ड का पूरा नाम सुन लीजिए आप लोग, नेशनल, N फॉर नेशनल, बैंक फॉर
एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 130 नंबर 31 नंबर, रंगराजन आयोग की सिफारिशों के आधार पर एक अधिसूचना द्वारा 2005 में निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो 2005 में किसकी स्थापना की गई थी? तो यह हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 132 नंबर है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा डैश आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना की जाती है और इसे प्रकाशित किया जाता है। तो इसे प्रकाशित किया जाता है मासिक। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर, किसी देश का डैश प्राय एक वर्ष की एक निर्दिष्ट अवधि के दौरान शेष विश्व को उस देश की सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण होता है। लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण होता है। क्या होता है उसका? भुगतान शेष। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 134 नंबर, भारत श्रीलंका के बीच वाणिज्य मुक्त व्यापार समझौते पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब हस्ताक्षर किया गया था? तो यह हस्ताक्षर किए गए थे 1998 में। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, भारत गणराज्य के प्रथम बैंक नोट 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए के मूल्य वर्ग में डैश में जारी किए गए थे। कहाँ जारी किए गए थे? तो 1950 में। 1950 में ही ये जारी किया था। सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। 136 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, थोड़ा सा और बड़ा कर दे इसको 136 को। चलिए, करा उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो भी दिया गया उस पर देख लेना एक बार। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पादन के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने की मदद करते हैं कि दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम, कौन से शुल्क लागू होता है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रायोजन के लिए किया जाता है। उसका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिनिधि आयातों पर निर्भर करते हैं। देखिएगा, कर उत्पत्ति के बारे में उपयुक्त में सभी कथन सही है, ठीक है। ये जो दिया गया जितना भी है ये सब क्या है? सबका सब कथन जो दिया गया है ये पूरा हमारा कथन जो है सब सही है। तो कौन सा कथन सही है? तो सारा कथन मेरा सही है। तो क्या हो जाएगा आंसर? जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो हम लोग क्या आंसर लगाते हैं? तो लगाते हैं ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मेरा सारा कथन क्या है? सही है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 137 नंबर मेरा क्वेश्चन करा है। 137 नंबर मेरा क्वेश्चन है, मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है। मंदी के मामले में विस्तारवादी राजकोषीय नीति लागू की जाती है कर दरों में कमी द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 नंबर, प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? प्रधानमंत्री जनधन योजना की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू है? पका हुआ मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? मिड डे मील योजना तो 2001 में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। खरीफ मौसम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी फसल नहीं उगाई जा सकती है? खरीफ मौसम के दौरान सरसों की नहीं उगाई जा सकती इनमें से। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 141, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गरीबी का सूचक नहीं है? गरीबी का सूचक नहीं है पक्का घर। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा।
जो ऑप्शन दिएगा उस ऑप्शन से आपको चुनना है, न कि कहीं बाहर से जाके। ठीक है, आइए मेरे प्यारे छात्रों, तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा प्रमुख कार्यक्रम के रूप में एक एकीकृत संरक्षण मिशन नमामि गंगे कार्यक्रम को अनुमोदित किया गया था? नमामि गंगे को अनुमोदित किया गया था, तो ये था 2014 में। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न मेरा 143 नंबर। तो मेरे प्यारे छात्रों 143 नंबर पे आते हैं। डैश व न्यूनतम प्रतिशत जमा होती है जो किसी वाणिज्य बैंक को तरल नकदी, सोना या अन्य प्रतिभूतियों के रूप में रखनी होती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 144 पे चलते हैं। करेंसी नोट के मूल्य की पहचान की दृष्टिबाधित व्यक्तियों की सहायता हेतु आरबीआई ने निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन प्रस्तुत किया है? कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन आरबीआई ने प्रस्तुत किया है? तो ये हो जाएगा मनी, MANI। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें और उनके जितने भी जो ग्रुप है जहां भी है वो लोग शेयर करें। तो मेरे प्यारे छात्रों, और अपना सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप अपना फीडबैक जरूर दें, कैसा लगा आपको। तो आप अपना फीडबैक, आपके फीडबैक मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब लाइव क्लास अब मैं आऊं तो ये फीडबैक के अकॉर्डिंग आप लोगों का बातों को रखूं। दूसरी बात मेरे प्यारे छात्रों, आप लोग जो है इस बार कट ऑफ थोड़ी ज्यादा आने वाली है, तो इसलिए मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो मेहनत कीजिए और जम कर मेहनत कीजिए। इस बार नौकरी पक्की कर लेनी है। 2025 जो है आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी यानी नौकरियों का साल लेके आया है। आपकी सफलताओं का साल है, आपके सपनों को साकार करने का साल है, अपने उम्मीदों पर, अपने माता पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का साल है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर। केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा आपूर्ति बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? तो कौन सा विकल्प अपनाया जाता है? विकल्प अपनाया जाता है तो यह खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा 146 नंबर। डैश से चिप रहित एटीएम कार्ड अस्वीकार हो गए और चिप आधारित मैग्नेटिक स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए। स्ट्रिप वाले कार्ड प्रचलित हो गए, तो ये कब हुआ? 1 जनवरी 2019 से। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे 147 नंबर। WTO कृषि समझौता निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व में आया था? WTO कृषि समझौता किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ये 1995 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, WTO कृषि समझौता, इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछे WTO का तो कहाँ है? जिनेवा में है। जिनेवा में है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में किया गया था। डेट के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो 1 जनवरी 1995। देखिए 4 लिखा रहा है, 9 लिख रहे हैं, तो 1 जनवरी 1995। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC उच्चतर हो जाने पर सरकारी व्यय गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कौन सा प्रभाव पड़ता है? तो ये मेरा प्रभाव पड़ता है, यह अधिक हो जाता है। क्या होता है? अधिक हो जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 149 नंबर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949 में से जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर हटा दिया गया? इसे छोड़कर हटा दिया गया, ये कब की बात है? तो ये बात है 1956 में। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये सेट का आपका जो है लास्ट क्वेश्चन भी है 150 नंबर।
तो मेरे प्यारे छात्रों, ये जो आप लोग को हम दे रहे हैं इकोनॉमिक्स, इसका भी टाइम फिक्स कर देंगे, जिसे उसी टाइम पे आप लोग को हर रोज ये वीडियो मिलेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कोई टाइम, तो आप भी अपनी तरफ से सजेस्ट करें। ऐसे मैं आज आप लोग को वीडियो दूंगा, ये टाइम एक फिक्स किया जा रहा है आज ही। मैं आप लोग को ये आज शाम में ही आप लोग को दूंगा या फिर दोपहर में दूंगा। तो आप लोग को जो है ये इकोनॉमिक्स का जो आप लोग को क्लास जो है ये 2 बजे आप लोग को मिलेगा। इकोनॉमिक्स का ये क्लास आप लोग को, ये वीडियो जो है हर रोज 2 बजे मिलेगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिशु मृत्यु दर, यह शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच की मृत्यु की संभावना है, जो प्रति 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। 19 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्टर सिस्टम के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य था। तो कौन कौन सा सही है, तो देखिएगा, इसमें से पहला आपका सही होगा, दूसरा भी आपका सही होगा, तीसरा भी आपका 19 में मृत्यु दर 30 थी, ये तीसरा सही, चौथा आपका गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर इसमें से 1, 2, 3 नंबर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। बी इज योर राइट आंसर। चलिए ये पूरा हमने क्वेश्चन, इसमें से 40 क्वेश्चन इसका देख लिया इकोनॉमिक्स का। तो मेरे प्यारे छात्रों, ये इकोनॉमिक्स का मेरा 40 क्वेश्चन खत्म हो गया। ये सेट 1 है। तो इकोनॉमिक्स आप लोग को आज से 2 बजे एवरीडे मिलता रहेगा आप लोग को। चलिए इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग मेहनत कीजिए और आप लोग अपना सजेस्ट दे सकते हैं। आप लोग को हम प्रैक्टिस सेट बीपीएससी टीआरई वालों को तब तक देंगे जब तक कि आप लोग का एग्जाम ना हो जाए। तो एग्जाम तक आप लोग को हम देते रहेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आप लोग को मैथ का क्लास, हम मैथ का भी क्लास देते हैं, पर मैथ का क्लास आप लोग को नहीं दे पा रहे हैं। रीजन क्या है मैथ के क्लास के लिए, क्या कि ऑन बोर्ड आप लोग को देना चाह रहे हैं, जैसे लाइव क्लासेस। तो लाइव क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही, अगर इसलिए नहीं पॉसिबल हो पा रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास अभी नहीं है। तो जैसे ही आप लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास एक मात्रा में हो जाएंगे, तो मैं आप लोग को लाइव क्लास 10 या 20 के आसपास में जैसे ही मेरे पास छात्र हो जाएंगे, तो मैं आप लोग को लाइव क्लास जो है इसका देने लगूंगा। मैथ्स का भी लाइव क्लास आप लोग को ऑन बोर्ड दूंगा। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।